नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोली जी जुड़ चुके हैं और आज कुछ बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। क्या दुनिया भर में एक बड़ी महंगाई का खतरा बन गया है? क्या ये महंगाई का दौर 1970 जैसा भी हो सकता है? क्या दुनिया भर के बड़े शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट भी आ सकती है? इसके अलावा सोने चांदी का क्या हाल है और क्या सोने चांदी ने अपना जो बॉटम था वो 4,000 के करीब, जब वो 4,000 से नीचे गया था, क्या वो अपना बॉटम छू लिया है या खतरा अभी भी बना हुआ है? तमाम चीजें समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एपिसोड रहने वाला है। आप सभी से अनुरोध कि पूरा बुलेटिन जरूर देखिए। सर नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर सबसे पहले तो थोड़ा सोने चांदी को ही समझा दीजिए, उसके बाद आज आपसे मार्केट भी समझनी है और क्या 1970 जैसी महंगाई आ सकती है, इसकी भी आशंका क्यों आई है, ये भी समझना है। सर गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है और क्या सर ये माना जाए कि सोने में जो 3900 के करीब का जो एक बॉटम बना था, क्या वो सोने का बॉटम बन चुका है या अभी भी खतरा बाकी है? देखिए विक्रांत, मैंने आपको याद है पहले भी एक बार बताया था कि सोने चांदी में बॉटम और टॉप को पकड़ पाना लगभग लगभग असंभव होता है। कुछ लोग इसको टेक्निकल चार्ट्स पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने शरद कोहली ऑफिशियल पे एक वीडियो जा रहा है, अलग से भी जो वीडियो जाता है उसमें मैंने एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक भविष्यवाणी आई पीछे 2 दिन पहले, आपने शायद पकड़ी होगी। उन्होंने कहा कि 3857, अगर हाँ। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूं, अगर ये 3857 आता है तो ये 3500 तक जा सकता है। हम्म। तो ये मालूम है ये कैसा हो गया सोने चांदी के जी। मामले में? जी। कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो मेरे घर के आगे सड़क पे पानी भर जाएगा। ठीक है। हाँ। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब चलता है तो बहुत सारे लोग मरेंगे। हाँ। अगर अगर गर्मी बढ़ती है तो लू चलेगी। समझ हाँ। गए? और आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर बर्फ गिरती है तो ठंड बहुत हो जाएगी। हाँ। अब मुझे आप बताइए, मैंने जितनी बातें बोली इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? ठीक हाँ। है। अगर तरबूज ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। और बोलता जाता हूं आपको। अगर बिल्कुल। लस्सी ज्यादा पी लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ। रोटी ज्यादा खा लेंगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा। ये ऐसी भविष्यवाणी है। क्षमा मांगता हूं मैं। जी। मैं जी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का बहुत आदर करता हूं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में हम अक्सर चिंतन करते रहते हैं। हाँ। उनकी उनकी रिसर्च को हम उस पर एनालिसिस भी करते रहते हैं, उसको हम इस्तेमाल भी करते हैं और उस पर हम उसको फॉलो भी करते हैं। हाँ। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आपने बात कही ना, जो आपने मेरे से सवाल पूछा है जी। कि अगर ये जो बॉटम है 3900 का, देखिए सोने चांदी में कोई बॉटम कोई टॉप नहीं होता है। हाँ। बॉटम टॉप उसमें होता है। अब ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करके बता दूं, मैंने अपने अलग से वीडियो में भी डाला है, तो यहाँ आपके आपके और हमारा जो ये जॉइंट जाता है उस हाँ। पर भी मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि बॉटम टॉप के पीछे फंडामेंटल्स होने चाहिए। जैसे शेयर मार्केट है, हम्म। शेयर्स की बैलेंस शीट है, उनकी ऑर्डर बुक है, बुक वैल्यू है, इबिट्टा है, पीई वैल्यू है, डेट इक्विटी रेशियो है, हम्म। प्रोमोटर्स हैं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, वगैरह वगैरह। हम्म। तो जहां फंडामेंटल्स पीछे हो, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जी। बहुत ही जी। मैं सटल बात बोलने जा रहा हूं। हम्म। अगर फंडामेंटल एनालिसिस पीछे है तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ हद तक कामयाब रहती है। हाँ। पर अगर फंडामेंटल एनालिसिस पीछे नहीं है, हम्म। क्योंकि सोना चांदी क्या है, बॉन्ड यील्ड हो गई, डॉलर इंडेक्स हो गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, हाँ। सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हो गए, हाँ। माइनिंग कितनी चल रही है उसके, तो ये इस आधार पर चलता है। इसकी कोई बैलेंस शीट नहीं होती है, इसकी हाँ। कोई फंडामेंटल उस प्रकार के फंडामेंटल नहीं होते। तो हम्म। इसलिए इसमें जो चार्ट की प्लॉटिंग है वो उतनी कारगर नहीं है। मेरा हाँ। ये कहने का मतलब था। तो जिस बॉटम की हम बात करते हैं 3900, या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया 3857, पीछे हम भी जिक्र करते हैं कि 4000 एक ऐसा लग रहा है कि, मैं आपको जब भी बोलता था तो मैं ये बोलता था कि 4000 ऐसा लग रहा है कि एक एक बेस बन गया, कि वो एक साइकोलॉजिकल प्राइस है कि हम्म। भाई 4000 से नीचे गिरो तो खरीद लो, 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आए तो खरीद लो, सस्ता है, वो एक साइकोलॉजिकल है। पर उसका चार्ट्स पे प्लॉटिंग से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो इसलिए आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं सीधा जवाब दूं कि क्या हम उसको पीछे छोड़ चुके हैं? बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि हम्म। छोड़ चुके हैं, क्योंकि अगर देखिए, अगर अगर कल को बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं और कल को डॉलर इंडेक्स फिर ऊपर चढ़ जाता है, और जो कि इस समय फिर इशारे कर रहा है 100 की तरफ हाँ। जाने के, हाँ। और अभी हम जब बात कर रहे हैं फिर 100 की तरफ बढ़ने, तो अगर कल को 102 103 आ जाता है तो सोने चांदी पे फिर प्रेशर दिखेगा। अब इसमें चार्ट कुछ नहीं करेगा, हाँ। क्योंकि ये फैक्टर्स टोटली टोटली सोने से अनरिलेटेड फैक्टर्स हैं, तो इसलिए चार्ट का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल नहीं होता।
पर इस समय जब हम बात कर रहे हैं, जरूरी बात यह है कि सोने ने $4332 कल रात को छुआ था एक समय पे। इस हाँ, समय फिर 4300 के आसपास जाने को हो रहा है। मैं अभी देख रहा हूं, मेरे सामने स्क्रीन है, हाँ, $4298 पहुंच गया है फिर, जबकि थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस $83 क्रॉस कर गई थी। डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंची थी। बॉन्ड यील्ड भी 4.61 से उठ के फिर 4.6566 के आसपास आ रही थी। तो हम्म, वो सब फैक्टर्स की वजह से जो बिकवालियों ने फिर एक बार कोशिश करी, परंतु मुझे लगता है इस बार सोने ने रेजिस्टेंस दिखाया और हम्म, इस बार खरीदार ज्यादा थे, बिकवाल कम थे, तो सोना अपने आप को यहां पर मेंटेन कर सका। दूसरा एक और घटना घटी विक्रांत कल रात को, जी, अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े आए। हाँ, बेरोजगारी के आंकड़े, जिसको जॉबलेस क्लेम्स कहते हैं, अमेरिका में अगर नौकरी नहीं मिलती तो आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, सरकार को आपको कुछ भत्ता देती है। 1,98,1,99,000 आया, हम्म, लगभग लगभग जितनी उम्मीद थी हाँ, उतना आया। हाँ, और उससे भी ज्यादा जरूरी विक्रांत आज रात है। हाँ, आज रात को पूरी की पूरी जॉब रिपोर्ट अमेरिका की आएगी। आज रात होगा हमारी शनिवार की सुबह। हम्म, तो हम जब छुट्टी पे जाएंगे, हमारी कमोडिटी मार्केट जब बंद होंगी, सैटरडे संडे बंद रहती हैं, तो आज रात बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, क्योंकि ये जॉब रिपोर्ट में, अगर पिछली बार जब आंकड़े आए थे आपको याद होगा, उम्मीद की जा रही है 83,000 के हाँ, करीब आएंगी जो नई जॉब्स लगी हैं। कहाँ ये 2.5 लाख हुआ करती थी। हम्म, अगर ये 83,000 या उससे नीचे आई तो फिर आपको सोने में एक और रैली आती। अभी जो रैली आ रही है ये उसी उम्मीद में आ रही है, क्योंकि इस समय अमेरिका में रात है। तो ये रैली उसी लिए आती दिख रही है, लोगों को लग रहा है कि भाई बेरोजगारी वहां पर बढ़ेगी। तो हाँ, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मैं कनेक्शन बता देता हूँ, वो जो दूर की रिश्तेदारी होती है, मेरे हाँ, फूफा के, अंकल के भाई की, बुआ जी का बेटे का भतीजा है ये। अब हाँ, मैं आपको, अब मैं दूर का रिश्तेदारी क्या है, अगर बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं खराब, तो पीसीई, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा, क्योंकि लोग सामान कम खरीदेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं होगी। अगर पीसी कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो फेड के जो है रेट्स नहीं बढ़ेंगे, फेड्स के रेट नहीं बढ़ेंगे तो आपकी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स आपकी नीचे आएंगी, तो फिर सोना जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये दूर की रिश्तेदारी है। तो आज रात बहुत महत्वपूर्ण है, पर वहां पर दूर की रिश्तेदारी ही चलती है। तो हाँ, आज रात मुझे लगता है बहुत ही डिसाइसिव है। हाँ, वीकेंड पर लोग काफी टेंस रहते हैं, क्योंकि वीकेंड पर जब जो लोग दिन में 3 बार सोने के प्राइस देखते हैं ना हाँ, विक्रांत, जी, उनके लिए वीकेंड बड़ा कष्टदायी रहता है। अब क्या होता है कि आपको फोन खोल कर देखने की आदत तो पड़ जाती है, हाँ, और आदत पड़ जाती है, बार बार आप वो ऐप खोल लेते हैं जहाँ सोने की प्राइस होती है। पर फिर याद है, ओहो आज तो सैटरडे संडे है, तो वही थी जो हमने अभी 2 घंटे पहले देखी थी, ये तो वही थी। तो आदत की वजह से आप देखते हैं तो वीकेंड पे फ्रीज। तो आज रात को, यानी कि हमारी जब कल सुबह होगी, हाँ, हालांकि मेरी टीम मुझे जो नाइट शिफ्ट वाले बता देते हैं रात को टेक्स्ट करके, मैं भले ही सो रहा होता हूँ, तो मुझे लग रहा है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की रात। ये जो बॉटम वॉटम की बात है, मैं इससे पूरी तरह से चार्ट आधारित, सोने केवल और केवल चार्ट आधारित, मैं ये साथ में लगा दूं, केवल चार्ट आधारित भविष्यवाणियों से मैं सहमत नहीं होता हूं। सर एक चीज और समझना चाहूंगा इसी से मुतल्लिक कि जुलाई के महीने में हालांकि सोने पर कई तरह का प्रेशर रहा लेकिन उसकी स्थिति जो है वो मजबूत बनी रही। हालांकि उसमें कोई आपको प्रॉफिट या कोई उछलते हुए नहीं दिखाई दिया, एकदम स्थिर रहा पूरे जुलाई के महीने में। लेकिन जुलाई में ईटीएफ में इनफ्लो भी लौटा, वो दिखाई दिया। और सर इसी के साथ जुड़ते हुए क्या इसकी क्या भूमिका रही ईटीएफ इनफ्लो बढ़ने की? और दूसरा जो 30 साल वाला बॉन्ड है उसमें जो बॉन्ड यील्ड 5.2 क्रॉस कर गई है, तो उसको किस तरीके से समझा जाए सर? देखिए, दोनों, पहले बॉन्ड यील्ड पे आ जाता हूँ। दोनों की जी, दोनों बॉन्ड यील्ड जो है, 10 साल वाली भी, 30 साल वाली, साथ साथ चलती हैं। अगर ये 4.65 के आसपास है तो 5.2, 5.3 तक भी पहुंच गई थी ये जो 30 साल हाँ, वाली। ये 30 साल की मैच्योरिटी के बॉन्ड्स हाँ, होते हैं। वो आप 10 साल का देख लीजिए या 30 साल का। पर मैं ज्यादातर दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, एनालिस्ट हैं, वो 10 साल वाले को ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल, 30 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। उसमें फ्लक्चुएशन इतनी मैटर नहीं करती जितनी 10 साल वाला थोड़ा एक रियलिस्टिक पीरियड होता है। 30 साल तो कई बार कुछ लोगों का कैरियर ही 30 साल का होता है, 30 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं 10 साल वाली को, 30 साल वाली को इतनी महत्व नहीं रखती है। जी, आपने ईटीएफ में फ्लो बढ़ने की बात करी। मुझे लगता है लोगों ने, क्योंकि अ, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म जब लोगों को बताते हैं कि इस समय कीमत अट्रैक्टिव है, हाँ, ये कीमत इस समय आपको एंट्री का मौका दे रही है, हम्म, आपको इसमें एंटर करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है लोगों को अब सोने चांदी के मामले में इंटरनेट से, यूट्यूब से जानकारी मिलके वो मैच्योर हो रहे हैं। और हाँ, ज्यादातर लोग अब इस बात को मानते हैं। आप अपने कमेंट्स भी पढ़ते होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल, तो हाँ, मैं मैं पूछता हूँ सर। सारे कमेंट्स मैं हाँ, भी पढ़ता हूं, तो उस कमेंट्स में आपको मेच्योरिटी दिखती है लोगों की, कि लोगों को अभी समझ आ रहा है कि ये सोने के भाव वाकई में कम है।
हाँ, और इस समय अगर सोना लिया जाए और इसको रखा जाए आगे, तो हाँ, ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसको देख के लोगों ने इसको एक एंट्री पॉइंट बनाया ईटीएफ्स का। हाँ। और दूसरा वजह ये भी थी विक्रांत के शेयर मार्केट कोई खास कुछ कर तो रही नहीं थी। अगर सोना कुछ नहीं कर रहा था तो शेयर मार्केट भी कुछ नहीं कर रही थी। तो हम्म, उनको लगा कि कम से कम सोना एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, हम्म, कल को अगर मुसीबत आती है। दूसरा, जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ने से भी विक्रांत हाँ, लोगों का ईटीएफ की तरफ, गोल्ड के ईटीएफ की तरफ रुझान बढ़ा है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे लड़ाई फैल रही है हम्म। और जैसे जैसे लड़ाई की नई नई खबरें आ रही हैं, लोगों का ईटीएफ में यकीन बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात की सर। एक डब्ल्यूजीसी ने ये भी कहा है कि महंगाई जो है वो एक बड़ा दौर आ सकता है, बड़ी लहर आ सकती है, और ये 1970 के जैसी भी महंगाई की लहर हो सकती है जो बड़ा असर डालेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर महंगाई इतनी ज्यादा आ भी जाएगी तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सोने का ऑल टाइम हाई बन जाएगा। तो अक्सर ये देखा जाता है, ये माना जाता है कि अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है तो सोना चांदी भी मजबूत होता है। लेकिन डब्ल्यूजीसी कह रहा है कि 1970 जैसी महंगाई तो आ सकती है, लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि सोने अपना ऑल टाइम हाई बना लेगा उसके कारण। यहां मैं सहमत हूं, हम्म, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल रीजन है। देखिए, हाँ, जब महंगाई बढ़ती है तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को विक्रांत रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। ये तो आप मानेंगे ना, इंटरेस्ट रेट जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को रोकने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट, हालांकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जीडीपी कम जाती है, पर हाँ, एक इकोनॉमिक्स में सिद्धांत होता है कि अगर किसी सेंट्रल बैंक, किसी देश के सेंट्रल बैंक के सामने दो मुद्दों को सॉल्व करना हो, जीडीपी, पहले जीडीपी हाँ, या इन्फ्लेशन, तो वो पहले इन्फ्लेशन को कर्टेल करते हैं। तो वो लोग इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ाते हैं तो इससे सोने चांदी पर दबाव आता है। तो यहाँ पर डब्ल्यूजीसी की ये बात ठीक है। अब आपकी जो पहला वाला पोर्शन था सवाल का हम्म, कि क्या 1970 जैसी महंगाई आ सकती है, इसका जवाब है हाँ। हम्म, क्योंकि क्योंकि इस समय हम एक जियोपॉलिटिकल हाई रिस्क जोन में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कर कर। तो ऐसे में क्या है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराती है। तो दो संभावनाएं मुझे लगती हैं। जी, या तो दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी, और हम्म, बिल्कुल चरमरा जाएगी तो इससे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएंगी, सामान की शॉर्टेज हो जाएगी, वो महंगाई को पैदा कर सकता है। या फिर इसको हम फिर स्टैगफ्लेशन सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि ग्रोथ भी नहीं हो रही होगी और महंगाई भी ज्यादा होगी, खतरनाक परिस्थिति। या फिर यहां से अगर प्राइसेस एकदम कोलैप्स भी कर सकती हैं, क्योंकि इसलिए कोलैप्स कर सकती है कि डिमांड ही खत्म हो जाएगी दुनिया में, लोग सामान कम खरीदना शुरू कर देंगे धीरे धीरे करके। तो दोनों ही परिस्थितियों में, जो दूसरी परिस्थिति है उसमें तो सोने की दाम गारंटेड बढ़ेंगे। हाँ, पहली परिस्थिति में आपको इनिशियल फेज में दबाव दिख सकता है। पर यहां भी विक्रांत अगर मगर बहुत है। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर ये बढ़ती है, फिर अगर साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। बाकी ये पक्का है कि दुनिया, मुझे लग रहा है अभी तक जो मैं रिसेशन की बात करता हूं, वो हाँ, रिसेशन में विकसित दुनिया के हिस्से का करता हूं। विकसित हिस्सा है ये जो वेस्टर्न साइड है, यूरोप का ज्यादातर हिस्सा है, अमेरिका है, इधर ईस्टर्न साइड आ जाए, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, मिडिल ईस्ट में यूएई है, कुछ हद तक सऊदी अरेबिया है। हम्म, तो ये अभी रिसेशन ने अपने आप को अपनी गिरफ्त में लिया है, यूरोप को और अमेरिका के हिस्से को। अब आगे मुझे लग रहा है कि ये रिसेशन धीरे धीरे पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करेगा। तो यहां पर दुनिया के ऊपर दूसरा मुझे जो महंगाई का कारण नजर आ रहा है विक्रांत, वो है दुनिया के ऊपर चढ़ती हुई उधारी। हाँ, आपको मैं आंकड़ा दे देता हूं, $350 ट्रिलियन दुनिया के ऊपर इस समय उधार है। और दुनिया की जीडीपी है $110 ट्रिलियन। तो हम्म, $110 ट्रिलियन के खिलाफ 350, यानी 3 टाइम्स लेवरेज है। तो हम ना केवल मिलिटरीली बारूद पर बैठे हुए हैं, न्यूक्लियर हेड्स, हम एक डेट के बारूद पर भी बैठे हुए हैं, उधार के बारूद पर हम बैठे हुए हैं। और सोचिए अगर वो बारूद फट गया, हम्म, यानी कि दुनिया भर में डेट का डिफॉल्ट होना शुरू हो गया, तो क्या हालत हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति की हम बिल्कुल बहुत, एक एक वर्ड होता है इंग्लिश में पॉइज्ड। तो हम्म, हम लोग ठीक है, ब्रिंक होता है, हम लोग उस ब्रिंक पे बैठे हैं जहां से कुछ भी आगे हो सकता है। और आने वाले, मुझे लग रहा है जो बाकी का ये साल है, वो वैसे ही बहुत, इंग्लिश में फिर वर्ड होता है, क्षमा करें मेरे हिंदी हाँ, की वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, अब अंग्रेजी में क्या करें, अब अंग्रेजी में ही तालीम वालीम हुई, जैसे माता पिता ने जहां डाल दिया वैसी तालीम ली। एक वर्ड होता है टिमल्टस। हाँ, बहुत ही टिमल्टस ये समय रहने वाला है, यहां से लेके और दिसंबर तक का। क्योंकि इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कहते हैं, वो उनको हारना बहुत अच्छा नहीं लगता है।
और अभी मिशिगन का कल रिजल्ट आया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, फेमस स्टेट है अमेरिका में मिशिगन। उसमें एल सईद नाम के एक डेमोक्रेट सपोर्टेड कैंडिडेट ने रिपब्लिकन को हरा दिया। तो मिशिगन जैसे इंपॉर्टेंट जगह में रिपब्लिकन का हारना, और इस बात को लेके डोनाल्ड ट्रंप को बहुत रोष हुआ। उन्होंने उसको कम्युनिस्ट तक कह दिया कि एल सईद कम्युनिस्ट है। तो वो अपने जिससे वो हारते हैं उसको बहुत बहुत लताड़ते हैं वो। तो इसलिए यहाँ रिपब्लिकन्स की जो हार होती है सेनेट और एचओआर में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, हाँ, ये दुनिया में बहुत उथल पुथल पैदा करेगी। हम पहले तो अमेरिका में उथल पुथल पैदा करेगी, हाँ, उसके बाद दुनिया में पैदा करेगी, सोने चांदी में, शेयर मार्केट में, सब जगह उथल पुथल पैदा होने वाली है। तो हाँ, बहुत बारीकी से नजर रखिए हर बीतते हुए दिन को, जो कि हमें अमेरिका में कभी इससे पहले, विक्रांत, हाँ, कभी भी मैंने, अमेरिका में इलेक्शन हर 4 साल बाद होते हैं, मिड टर्म हर 2 साल बाद होते हैं, सालों से चला आ रहा है। कभी मैंने किसी भी मिड टर्म को, कम हाँ, से कम मिड टर्म को, हाँ। मैंने इतनी क्लोजली वॉच नहीं किया है जितनी क्लोजली वॉच मैं और मेरी टीम जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जेपी मॉर्गन बड़ी वो संस्थान है, और उसके सीईओ का कहना है कि मार्केट कभी भी बबल फट सकता है। और अमेरिकन मार्केट को लेकर आप भी कई बार सवाल उठा चुके हैं कि ये बड़ा अचरज भरा है कि युद्ध में होने के बावजूद मार्केट उनका अच्छा कर रही है। और साथ साथ माइकल बड़ी ने भी कहा है कि बड़ा क्राइसिस मार्केट में आ सकता है। तो ये गंभीर चेतावनी अब बड़े संस्थानों की तरफ से भी आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, इंग्लिश में बोलते हैं आई कांट अग्री मोर, हाँ, कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं जो ये कह रहे हैं। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि वॉल स्ट्रीट पे एक लॉबी है, विक्रांत, मैं लगातार कहता हूं, जो कि मार्केट्स को, जब से युद्ध शुरू हुआ है खासकर, मार्केट्स को पंप कर रही है। पूरे ईरान युद्ध के दौरान हाँ, मार्केट्स नए नए रिकॉर्ड छूती गई। ये बिल्कुल, इसको बोलते हैं एंटी ग्रेविटी। ये हाँ, बिल्कुल ही ग्रेविटी के खिलाफ है कि जब जो देश युद्ध में होता है उसकी मार्केट्स को गिरना चाहिए, हाँ, उसकी मार्केट्स को नर्वस होना चाहिए, उसकी मार्केट्स को चिंता होनी चाहिए। पर यहाँ मार्केट जो है बम बम करती गई। ये बिल्कुल असाधारण परिस्थिति है, एब हाँ, नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है। तो हाँ। इस बात को देखते हुए मुझे नजर आता है कि ये इंस्टीट्यूशंस ठीक कह रहे हैं कि हम्म, एक बहुत बड़ा बबल अमेरिकन मार्केट्स में बन रहा है। और हम्म, ये बबल जिस दिन भी फटा, हम्म। इसकी वहां तो आवाज आएगी आएगी, इसकी आवाज दुनिया भर में जाएगी, क्योंकि दुनिया भर की मार्केट्स को हिला के रख देगा ये। और खासकर ये बबल आप अभी से लेके नवंबर तक, तो हाँ, हो सकता है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फटे, पर नवंबर में अगर ये हार गए, हम्म, और यहां से फिर अगर डॉलर कमजोर होता है, विक्रांत, यहीं इसी से संबंधित बात बोल रहा हूं, कि हाँ। अगर यहां से डॉलर कमजोर होता है अमेरिकन मार्केट्स के कोलैप्स करने की वजह से, तो फिर मुझे सोने चांदी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो सोचिए कि अपना, आप जहां बैठे हैं उस छत, मैं जहां बैठा हूं उस छत को फाड़ के ऊपर निकल सकता है। हम्म। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि तेल के दाम फिर से उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ओमान आपस में बातचीत कर रहे हैं। ट्रम्प साहब का एकदम पारा हाई है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की आर्म्स की कमजोरी की खबर कैसे लीक हो गई। तो ये सब चीजें तो थोड़ी और चिंताएं पैदा करती है। बिल्कुल, ईरान ने, जहां ईरान और ओमान का समझौता होने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके, एक आने का रास्ता अलग बन रहा है, जाने का रास्ता अलग बन रहा है। हाँ, वहीं ईरान ने साथ में बोल दिया कि यहाँ से अमेरिका और इसराइल की भैया शिप्स तो हम नहीं निकलने देंगे। हाँ, अब इस बात को जैसे ही सुना तो टेंशन बढ़ गई, और क्रूड का दाम जो 79 के आसपास था वो फिर $83 को पार कर गया। हाँ, और उसी की वजह से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड आपको बढ़ के देखने को मिली है। तो हाँ, बिल्कुल चिंता का, इसीलिए मैं आपको, आपने जब मेरे से पूछा था कि क्या युद्ध अंत हो चुका है, लोग ज्यादातर कह रहे थे, तो मुझे लगता है युद्ध अंत नहीं हुआ है। हाँ, इसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं इस युद्ध में आके, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से हाँ, अपनी बात भी रख ली जाए, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। वो हाँ, यहां नहीं हो पा रहा है। वो चाह रहे हैं कि मेरी बात भी रह जाए, मेरी साख भी रह जाए, और ये युद्ध भी बंद हो जाए। वो हाँ, अब ईरान होने नहीं दे रहा है। तो ईरान ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि अपने मिडल ईस्ट की कंट्रीज को, भैया हाँ, इनको समझा लो, चुपचाप बैठ जाए, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हाँ, वरना तुम्हें अब इतनी बुरी तरह मारेंगे। ये साफ, यही बिल्कुल ऐसे ही बोला जैसे आम लड़ाई की भाषा होती है, ऐसे बोलते हैं हम्म, कि इनको समझा लो तुम, अगर ये नहीं माना तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके पास इतनी लंबी मिसाइल नहीं है कि वो अटलांटिक पार करके मार दे। तो इसलिए युद्ध कहीं समाप्त होने की बात या युद्ध शांत होने की बात जब जब होती है, तो मुझे उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि जो आंतरिक परिस्थितियां हैं और हाँ, जो सिम्टम्स है वो नहीं दिखा रही कि युद्ध जो है शांत हो चुका है। पर देखना यही, जब भी तो मैंने कहा आपका अमेरिकन इलेक्शंस की वेट करिए कि क्या करेंगे अब ट्रम्प, हाँ, इलेक्शन लड़ेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपना ध्यान रखेंगे, कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ध्यान रखेंगे,
उधर नेतन्याहू उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। वो हमास को डिसआर्म करने की बात कर रहे हैं ट्रम्प, नेतन्याहू कह रहे हैं हम तो छोड़ेंगे नहीं हमास को, हम तो उन्हें मारेंगे। वहां हाँ। पीस डील चल रही है तो नेतन्याहू की तरफ देखेंगे, हमास की तरफ देखेंगे। सऊदी अरेबिया कहता है लड़ाई मत करो, ठीक हम्म। है। दूसरी तरफ हूती जो है वो फिर उभर उभर के आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हूती और हूथियों में और सऊदी अरेबिया में अभी भी लड़ाई जारी है, जिसको हाँ। जिसको कि कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ। कल सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर, सना वहां की कैपिटल है, उसके ऊपर अटैक किया है हूथियों हाँ। के ठिकानों पर। हाँ। इसको कहीं रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये लड़ाई कहीं खत्म होती तो मुझे अभी दूर दूर तक उसके आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसलिए परिस्थिति बहुत वॉलेटाइल है। हम कोई अगर ये कहे तो भैया रोज यही बात करते रहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि रोज परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं, इक्वेशंस बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, कि अगर हम आपको रोज अपडेट ना करें, एक ही दिन पे करें, तो आप उस एक दिन का वीडियो अगर आपने 4 दिन बाद देखा, ऐसा लगेगा आप 4 साल पुराना वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रोज देखना जरूरी है सर। और इसी क्योंकि इसलिए भी क्योंकि हम लोग न्यूज चैनल है और हम ये चाहते हैं कि इस बातचीत के जरिए आप तक सही खबरें पहुंचती रहे। सर एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा कि अब एफआईआई थोड़ा हमारे देश में आने लगे हैं, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि स्मार्ट मनी पहले से मार्केट्स में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, तो क्या विकसित देशों के बाजार में जो संकट आने की बात की जा रही है, क्या वो संकट पहले से पहचान रहे हैं? क्योंकि कोरिया में तो हमने देखा किस तरीके से हुआ, बबल फटा। और तो क्या वहां से प्रॉफिट निकाल के अब यहाँ पर आने की शुरुआत हो चुकी है, या उस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, आपको तो मैंने कहा था वो राखी गुलजार की फिल्म का डायलॉग, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैंने आपको कहा था आएंगे, हाँ। पिछले महीने हम बात कर रहे हाँ। थे। हाँ। और बिल्कुल आते देख रहे हैं। और उसका देखिए, आपको बड़ी सीधी सी बात है, ये पैसा सिर्फ मुनाफे का सगा है। हाँ। ये पैसा किसी देश का सगा नहीं है। हाँ। इसको जहां 4 पैसे देखेंगे ये वहां हो चलेगा। साउथ कोरिया की मार्केट में बहुत निवेश हुआ था, हाँ। वहां पर एआई, सैमसंग और जो हाइनिक्स कंपनी है उनकी, उन हाँ। दोनों में अब चिंता जताई जा रही है, तो ये मुड़ के वहां से आ रहे हैं। इधर इधर वियतनाम में भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। वियतनाम अमेरिका के रिलेशन, उनका व्यापार भी बहुत उसमें है। चाइना को लेके वैसे ही कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंसर्न्स निकल के आते रहते हैं। तो हाँ। इसलिए मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जैसे ही हमारे यहाँ जो वैल्यूएशंस, और अब जो एफआईआईज आ रहे हैं ना, मैं आपको बात हाँ। बताऊं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट्स के जो डेटा है उसको बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, ये अब बहुत सिलेक्टिव आ रहे हैं। हाँ। आप कल का अगर आंकड़ा देखें तो मेरे हाँ। ख्याल 18 करोड़ या कुछ की टोटल जो है वो सेलिंग हुई, 18 बिल्कुल। करोड़ की। हाँ। तो इतनी छोटी, तो ये लोग अब बहुत फूंक फूंक के पग धर रहे हैं। ये लोग बहुत सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। जिन कंपनीज के विक्रांत रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, हाँ। और जिन कंपनीज के आगे प्रोजेक्शंस अच्छी हैं, पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं, डिफेंस की कंपनीज हैं, हाँ। इनोवेशन बेस्ड कंपनीज हैं, ग्रीन एनर्जी की कंपनीज हैं, कुछ सिलेक्टेड एफएमसीजी कंपनीज हैं, एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, वहां रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनीज हैं, तो ये लोग अब उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये अब ऐसे आंख बंद करके, पहले ये अक्रॉस द बोर्ड बाइंग करते थे, जैसे आप हाँ। जाते हैं भैया दे दो सब सब हाँ। 2-2 किलो सब चीजें तोल दो, ऐसा नहीं कर हाँ। रहे हैं। ये अब बहुत बहुत सिलेक्टिव तरीके से चल रहे हैं। और आपको ये अब मॉडरेट होती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है वो जो अनलेस की क्रूड ऑयल फिर $100 पास कर जाता है तो फिर ये बिकवाल बन जाएंगे। पर अब उस प्रकार की बिकवाली मुझे इमीडिएट विसिनिटी में नहीं आती दिख रही है। आप ऑल इज सब्जेक्ट टू कि फिर लड़ाई छिड़ गई, फिर कुछ हो गया तो अलग बात है। बट वैसे मुझे वो जो पहले आपने जो देखी थी रजौरी गार्डन करोल बाग वाली सेल, वो सेल हाँ। मुझे लग रहा है अब समाप्त हो चुकी है। हाँ। आपको ये पहले से बेहतर होता दिखेगा। बिल्कुल सही बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम काम की बातें बताई और दर्शकों से थैंक यू। जाने से जाते पहले जी आप। जाने से पहले हाँ। विक्रांत, जाने से पहले विक्रांत, हम अपनी एक एक मैंडेटरी बात बोल दें कि जी आपको अगर बिल्कुल। चैनल के कंटेंट पसंद आए हाँ। तो आप प्लीज स्वतंत्र को और शरद कोहली ऑफिशियल को हाँ। आप देखते हैं, कई दफे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, किसी उंगली दबानी होती है, सब्सक्राइब की फ्री का होता है, हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। और जो लोग इंग्लिश के प्रेमी हैं, जो लोग जिनको इंग्लिश में ज्यादा कंफर्ट मिलता है, हाँ। तो शरद कोहली, द शरद कोहली शो नाम से चैनल है, आप हाँ। उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां मैं अंग्रेजी में भौंकता हूँ। क्षमा करें। मैं जरूर। अपना हाँ। हिंदुस्तान, क्योंकि मातृभाषा तो मेरी हिंदी है, हाँ। मातृभाषा मेरी हिंदी है, पर मेरी क्योंकि तालीम अंग्रेजी में हुई है, विदेशों में हुई है, तो थोड़ी सी इंग्लिश मुंह पे चढ़ी होती है, तो बहुत सारे दर्शकों के लिए आसान हो जाता है हाँ। अंग्रेजी में कुछ कॉन्सेप्ट को समझना, उनके लिए इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। आप शरद कोहली शो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ विक्रांत, आप भी लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और उन सुझावों जी के अनुसार अगले कमेंट। वीडियो बनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सर, और सभी दर्शकों अच्छा, का भी बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया।